सो नेक्स्ट लिखिए कॉन्शियसनेस। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस। सर अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग। गुड, आपने बता दिया। और झील बताइए बेटा आप जल्दी। कॉन्शियस किसी चीज से रहता है जो हम देखिए, डरना नहीं है बेटा, खुल के बोलिए। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस फील मतलब सिंपली आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्टिमुलस छुई हुई प्लांट होती है ना, जैसे आप उनको टच करते हैं वो मुरझा जाती है। मतलब बिल्कुल जैसे आप लोग शर्माते हैं वो भी शर्मा जाती है ना। मतलब क्या है कि जब भी आप उनको टच करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, मीन्स वो मुरझा जाएगा। बेसिकली दिस इज क्या होता है, हम बाहर से उनको एक स्टिमुलस दे रहे हैं। जैसे जैसे क्या, आपको कोई अगर सुई चुभाए, क्या बोला मैंने, सुई, इंजेक्शन, अगर हल्का कोई टच करे आपको, आपको दर्द भी होता है ना। क्यों होता है? कि वहां से कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है और सीएनएस के पास जाके वो एनालाइज होती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम लोग उसको पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू ये वापस आता है और कहता है कि आपको कोई सुई चुभा रहा है, समवन इज इंजेक्टिंग यू, सो प्लीज रिमूव दो, जो भी पार्ट आपको हैंड वगैरह है उनको रिमूव कीजिए वरना आपको ये खत्म कर देगा। क्लियर है क्या? सो कुछ उसी तरीके से हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं उसी एनवायरनमेंट में कुछ भी आपके क्यूज हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। लाइक अगर प्लांट्स के बारे में बात किया जाए तो देयर में भी सनलाइट, हीट, टेम्परेचर, बारिश, पानी वगैरह वगैरह, या फिर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो इन सब चीज के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म इस हिसाब से बनाया गया है ताकि वो अपना अपना देखभाल कर सके, अपने को हार्श कंडीशन से बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट में क्या होती है, लीफ होती है, और लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से पोर होते हैं, और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, हाँ कि ना। उन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस। आर्या, आकांक्षा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। सो अगर मान लो क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको पता होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगी। यस सर। यस सर, बढ़ जाएगी। यस सर क्यों बोला फिर? आर्या बताइए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगी। बेटा मान लो एक आपके यहाँ क्या है, दैट इज द गैस प्लेट, चूल्हा है, ठीक है ना, क्या है, कैसे बनाऊं, ये मान लो इधर आपका कुछ बर्नर है, यहाँ पे कोई आपके पास बर्तन है, ठीक है ना। आप इनका फ्लेम को बढ़ाओगे, मतलब जो गैस के जो निकलने की रेट है उसको बढ़ाओगे तो बॉइलिंग भी बढ़ेगी। तो जब जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मतलब आप रेट ऑफ जो स्पीड ऑफ जो गैस का जो रिलीज है वो उसका आप बर्नर का वॉल्यूम को आपने मान लो कि मैक्सिमम फुल कर दिया, मान लो कुछ फुल इधर हो रहा है, तो जो मैक्सिमम हीट भी तो निकलेगा ना, तो मैक्सिमम बॉयल भी होगा, तो इवापोरेशन ज्यादा, मतलब बुलबुले निकलने शुरू होंगे तो ज्यादा इवापोरेशन होगा ना। अरे होगा कि नहीं? तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, मतलब वाटर का लॉस ज्यादा होगा। और वाटर का लॉस मान लो, ये तो मैंने आपको यहाँ का एग्जांपल दे दिया, मैंने अगर लिफ्ट की बात किया है तो वहां पर प्लांट में लिफ्ट का वाटर का लॉस होना अच्छी बात है या बेकार बात है? सर एक्सेस वाटर जाना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस वाटर जाना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात बोले आपने। बेटा प्लांट है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन होती है ना, तो कम वाटर निकलेगा तो अपने लिए अच्छा होगा। समझ में आ रहा है क्या? कि उसको प्लांट को तो और भी तो खाना बनाना है, सिर्फ अभी थोड़ा ना बनाना है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, ये दिक्कत ये भी है कि अगर वैसे ही वो खुले खिले हुए रहेंगे, जैसे आप लोग अभी खिले हुए क्लास में हो, कुछ देर बाद आप लोग से ऐसे जाओगे, मुरझा जाएंगी, तो वैसे ही आप लोग अगर आप ऐसे ही खिले हुए रहो जैसे कि पत्ते रहते हैं, जैसे मतलब आप लोगों को वैसे के पत्ते खिले हुए रहे,
तो उसके जो स्टोमेटल पोर्स है, क्लोरोफिल, ये सब भी डिजेनरेट हो सकता है। तो पत्ते क्या करते हैं, जब आप देखोगे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, पत्ते मुरझा जाते हैं, हाँ विल्ट कर जाते हैं। अच्छा, अपना टर्म यूज किया इंग्लिश टर्म, दैट द लीफ गेट्स विल्टेड। क्यों? ताकि वाटर का लॉस मिनिमाइज हो सके और वो लीफ को और तरीके से बचा सके। सरफेस एरिया ट्रांसपिरेशन का कम हो जाता है। हाँ, अच्छी बात। आपने जब टर्म यूज किया तो मैं ही आपको बोल देता हूँ कि रेट जो इवापोरेशन होती है, एंड इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा वाटर का लॉस होगा। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा वाटर का लॉस होगा। तो कभी आपने देखा होगा कि जो लोग चाय वगैरह पीते हैं तो एक छोटे से ना वो प्लेट टाइप की वो होती है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉस। जो भी कुछ बोलते हैं, तो चाय कप से डाल करके निकाल करके लोग उसमें पीते हैं। क्यों? ताकि कूल भी हो जाए और इजीली सिप भी ले सके, मजे मजे लेकर के सिप ले सके। हाँ कि ना? सो इस तरीके से हम लोग, मतलब कि दीज आर द सरफेस फिनोमेना। समझ आया क्या? तो अब यहाँ पे देखो, चाय तो यहाँ पर भी है पर यहाँ पर भी है। यहाँ पर ज्यादा गर्म है, यहाँ पर कम गर्म है। क्यों? आर्या बताइए। सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस से ज्यादा मतलब कि जो इनके जो चाय के मॉलिक्यूल्स हैं, अरे चाय का भी तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा? तो इनके एयर के इन्वायरमेंट में इनका कांटेक्ट ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी इनका टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा। हाँ कि ना? यहाँ पर भी सेम चीज है, पर जो इन्वायरमेंट का जो कांटेक्ट है वो कम है, इसलिए देर से कूल होती है। हाँ कि ना? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, उसी तरीके से पत्ते क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, ताकि क्या हो, ये लीफ को वाटर के डेसिकेशन से बचाए। क्लियर है? मान लो कोई माइक्रोब्स अपने बॉडी में अटैक करता है, कोई माइक्रोब्स अपने बॉडी में अटैक करता है, तो जैसे ही वो अटैक करता है तो क्या होता है, अपने बॉडी के सेल्स कुछ आर्मी ऑफ सेल्स अपने बॉडी में अवेलेबल होती है, वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं और अपने को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप कभी देखोगे जब भी कोई माइक्रोब्स अपने बॉडी में एंटर करता है तो जो फाइटिंग सेल्स है, आर्मी वाले सेल्स है, जिसको हम लोग कभी पुलिसमैन भी बोलते हैं, वो लोग क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स और भी जो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास सेल्स हैं, वो अपने नंबर बढ़ाते हैं, अब बढ़ा करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक तरीका का कॉन्शियसनेस है। हाँ कि ना? तो इसमें पॉइंट लेके आप लोग कॉन्शियसनेस के बारे में, ये अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, तो अपने पास नेक्स्ट बचा हुआ क्या है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जो कोई भी रिस्पॉन्स शो करता है, इसी रिस्पॉन्स को, इसी सेंस करने की प्रॉपर्टी को, एबिलिटी को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो राइट ऑन द पॉइंट, राइट ऑन द पॉइंट में क्या, एबिलिटी, साथ में बोलते जाइए, एबिलिटी। एवरीवन स्पीक विथ मी, सब बोलिए भी लिखिए भी। एबिलिटी टू सेंस द, बोलिए, ability to sense सराउंडिंग इन्वायरमेंट, surrounding environment. surrounding environments, and अच्छा, जब अपना लेक्चर खत्म हो ना, तो ताकि मैं अपने इस लेक्चर को सेव कर पाऊँ, या आप में से कोई मुझे रिमाइंडर, मतलब कोई रिमाइंड करवाएगा, कौन कराएगा रिमाइंड? कोई है जो मुझे रिमाइंड कराएगा? मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं इन लेक्चर्स को सेव कर लूँ, मतलब जो राइटिंग वाला जो है आपका फॉर्म है, लेकिन मैं क्लास के एंड में भूल जाता हूँ। कोई है जो मुझे रिमाइंड कराएगा? एनीवन? एनवायरमेंटल, ओके, लेकिन ध्यान से, आप भी भूल मत जाना। हाँ सर, क्लास में पढ़ते भूल जाते।
अब मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ और ये स्लाइड ऐसे खत्म हो जाता है, मतलब इनको पीडीएफ में सेव करना पड़ता है ना। सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, जो बाहर से हमें वो इफेक्ट मिलती है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, हाँ कि ना। मान लो कोई आपको आपके फ्रेंड्स में से, मान लो कोई बड़े हैं, तो बड़े हैं तो भी आपके प्रोटेक्शन के लिए आपका हाथ वगैरह उठ सकता है या कुछ भी आप रिस्पॉन्स शो कर सकते हो। मान लो कोई फ्रेंड्स उठाए तो आप तो फटाक से अपना हाथ या कोई भी अपना आर्म में ले लोगे ताकि मेरे को चोट न लगे, ठीक है ना। अरे हाँ कि ना। अब जैसे बड़े वगैरह हैं तो रिस्पेक्ट की वजह से हम हाथ वगैरह, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बॉडी में रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने उंगलियों को लो, अपने आई के पास ले जाओ, आपका देखना जो आई है, जो उसका आईलिड है, वो अपने आप बंद होने की कोशिश करेगा, हाँ कि ना। ये क्या है, ये भी एक तरीके का आपके पास रिस्पॉन्स है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हाँ कि ना। सो रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई का सिंगुलर क्या होता है, स्टिमुलस। इट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अरे कौन सा सीएसनेस, कॉन्शियस। सर लाइट की वजह से प्यूपिल का डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होना भी ये रिस्पॉन्स ही है। हाँ कह सकते हैं कि लाइट, ब्राइट लाइट पे वो कैसे होते हैं और लाइट पे, डिम लाइट पे कैसे वो बिहेव करते हैं, वो हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रही है। एंड कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है। प्लांट है, प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स, हाँ कि ना। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं plants also sense and respond, plant also sense and respond to external। अच्छा लास्ट क्लास में कोई क्लास मिस किया था, कौन थी वो, हुआ सी। पिछला लेक्चर किसने मिस किया था, नहीं बोलेंगे। सर मैंने ट्यूसडे वाला ना, हाँ पिछले लेक्चर सैटरडे था। सैटरडे। सर मैंने मुझे हॉस्पिटल जाना था कान के लिए। तो आपने अपने दोस्तों से नोट्स ले लिया क्या। सर मैं इसके बाद लूंगी। हाँ। सो एक्सटर्नल, ये गलत लिखा गया। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और वी कैन से एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, जैसे कि क्या है आपके पास बताइए। लाइट है, लाइट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिक मूवमेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग दोबारा आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, 11th के प्लांट फिजियोलॉजी में, हाँ कि ना। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी वो रिस्पॉन्स शो करेगा, और प्लांट की एक ऑप्टिमम ग्रोथ, मैक्सिमम वो फंक्शनल कब होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होती है आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में बताया जाएगा। एंड कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, उनके भी अगेंस्ट ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है, हाँ कि ना। अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज पोल्यूटेंट्स, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, किसका, लाइकेन का। अच्छा कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पोल्यूटिंग एरियाज पे नहीं ग्रो करता है, कौन है बताइए। कौन ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे बोली जाती है, समझी जाती है, एनीवन। जैसे लाइकन है ना, तो लाइकन क्या होती है, दिस आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब जिन एरियाज पे पॉल्यूशन होती है, मान लो पहले पॉल्यूशन नहीं था तो वहां पे लाइकन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो जैसे पॉल्यूशन वगैरह आएगा तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। जैसे देखना, जैसे वो खत्म होने लगे तो आप समझ जाना कि इन एरियाज पे पॉल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है ना।
ओके सर। और यहाँ पे क्या है, पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या, पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट। Causing- जो एजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, हाँ कि ना। yes, हाँ, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या। Yes. So all organism from prokaryotes to eukaryotes shows consciousness, shows response to environmental problems और environmental cues. Cues का मतलब क्या है, समस्या, problems which are faced by, which are done by the external factors to the organisms living in the environment. चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि डिफाइनिंग फीचर्स वो हैं कि जो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल हो और जिनका एक्सेप्शन हो, कि ना। नहीं सर। वेट आमिया, वेट, अदर स्टूडेंट को बोलने का मौका दीजिए। सिमरन, मैंने क्या बोला, मैंने डिफाइनिंग फीचर्स को ये बताया था ना कि डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are applicable to few organism and have some exception. सिमरन दी बताइए। सर सारे नहीं नहीं, जो लिविंग, डर के मत बोलिए, बेफिक्र होके बोलिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पिटाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नए बच्चों को पिटाई नहीं करता, ठीक है ना। तो जो लिविंग है उनमें ही होता है, मतलब हाँ बोलिए। जैसे कि आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि सारे ऑर्गेनिज्म से एप्लीकेबल हो, उसका एक्सेप्शन ना हो। हाँ सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are applicable to all organism and have no any exception. क्या आप इस बात से एग्री हो या पहले वाले से एग्री हो। एक्सेप्शन होते हैं। इसमें एक्सेप्शन होते हैं। पहले वाले पॉइंट से आप एग्री हो या अभी वाला पॉइंट से मेरे एग्री हो। हेलो सर बताइए। युक्ता बेटा आप बताइए। मैंने 2 पॉइंट बोला, एक पहले बोला एक अभी बोला। Sir, because no exception. हाँ बेटा, एक्सेप्शन नहीं होते और सारे ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेबल होता है। झील आप बताइए। Definite properties जिसमें which has no exception and it is applicable to all other organisms. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलो ठीक है। सिमरनदीप क्या आपको समझ में आया। हाँ सर। आकांक्षा कहाँ चली गई। हाँ आप कुछ बोले थे आमिया, आप बताइए। नहीं सर, मैं यही कह रही थी। ये कह रहे थे, तो आप थोड़ा और बच्चों को बोलने का मौका देना, आपकी भी बारी आएगी, ठीक है। आपको लास्ट में, आपको हर चीज का आंसर लास्ट में देना है, ठीक है। ताकि और बच्चों को मौका मिले, ताकि और बच्चे भी अपने अपने पॉइंट्स को व्यू को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म एंड हैव नो एनी एक्सेप्शन। मतलब कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स पे जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं सर ने बताया तो नहीं है, पर सर अभी बता रहे हैं। देयर आर 30 मिलियन स्पेसीज। कितना, 30 मिलियन, मतलब 30 लाख। 30 लाख होता है, नो 300 लाख। 300 लाख, अरे 1 मिलियन से 10 लाख होता है ना, इतना भी नहीं पता क्या। 1 मिलियन से 10 लाख होता है। मुझे भी बचपन में इसका बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने इसको ऐसा तोड़ा कि आज तक मेरे दिमाग पे बैठा हुआ है ये। तो 1 मिलियन से क्या होता है, 10 लाख होती है। 1 मिलियन से 10 लाख होती है, तो 30 मिलियन से 300 लाख, मतलब 3 करोड़ स्पेसीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती है। 3 करोड़ बोलना अच्छा नहीं लगता, मिलियंस में बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि मिलेनियर और बिलेनियर एक अच्छी चीज है ना। सो आकांक्षा ठाकुर। सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने अभी क्या समझाया। बस हम उसी सवाल पे अटके हुए थे कि ताकि आप ज्वाइन कर जाएं। मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो सवाल पूछा था, मैंने उसी को बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज
which are applicable to all organism and having no any exception. Is it clear? मतलब कि इन द यूनिवर्स जितने सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मान लो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इस यूनिवर्स पे इतने ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इसे 5 मत समझना, इसे 5 मत समझना, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब चलो मान लो मैं कह लेता हूं कि इसमें जितने भी सेल्स हैं इतने ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल 5 ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है? 1 2 3 4 5 है ना। वी हैव 5 ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। मतलब ये डेफिनेशन इस पे भी लागू होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, मतलब कि सब ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होगा, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कोई इसका एक्सेप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, मतलब कि इस यूनिवर्स में अब तक जो हमारे नॉन है वो अराउंड 30 मिलियन स्पेसीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। कितना? 30 मिलियन। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 30 मिलियन बराबर 3 करोड़ स्पेसीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये डेफिनेशन इन 3 करोड़ स्पेसीज पे एग्जिस्ट करेगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ। तो मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स बोलो जो कि सबसे सिंपल है, या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, ये सब पे लागू होंगे। मतलब सब के सब एनवायरमेंटल क्यूज का मतलब समस्या या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के समय रिस्पॉन्स शो करेगा। उसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कहीं पे आप लोग लिख लीजिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? सबको क्लियर है मेरी बात? सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि जो आपके पास फैक्टर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे पॉइंट्स आपको देखो एज इट इज याद होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, ठीक है ना। ये कौन सा लेक्चर है? 5वां ना? आई थिंक हाँ 5वां है, 5th लेक्चर है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट, जो कि सबसे सिंपल है, प्रोकैरियोट्स टू complex eukaryotes, complex eukaryotes shows consciousness to बताइए एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंटल क्यूज, और वी कैन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या आपको इसमें कोई एक्सेप्शन दिख रहा है क्या? मतलब हमने प्रोकैरियोट्स को भी ले लिया और हम लोगों ने यूकैरियोट्स को भी ले लिया। बात समझ में आ रही क्या? yes. हाँ, कुछ जैसे क्या है, जो कुछ सीजनल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अगर प्लांट्स में बात करूं, कुछ सीजनल या कुछ पीरियड के हिसाब से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। जैसे मान लो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लाइट के प्रेजेंस में से फ्लावरिंग करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। फोटो पीरियोडिज्म। तो उसके हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि क्या है? फोटो पीरियोडिज्म है। फोटो पीरियोडिज्म क्या मतलब कि फ्लावरिंग एक सर्टेन टाइम पे ही होगा, एक सर्टेन पीरियड पे ही होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? yes. सो वी कैन से प्लांट्स, हाँ सर बोलिए सर। प्लांट्स, किसी को दिक्कत है? रिपीट करूं? फोटो पीरियोडिज्म फिर से रिपीट करो ना। अच्छा मैं कर रहा हूं, अभी मैं इसको लिख भी रहा हूं। प्लांट्स परफॉर्म फ्लावरिंग, plants perform flowering in a particular season, in a particular season
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल प्लांट्स भी बोलते हैं। और ये किसी पार्टिकुलर सीजन पे, झील आप गायब, क्लास में गायब हो गई क्या, बोलो ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड, मतलब कि फ्लावरिंग उस प्लांट में किसी पार्टिकुलर सीजन पे ही होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। जिनका डाउट था क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स एनिमल्स में, जैसे डॉग वगैरह होता है। डॉग वगैरह क्या होता है, जैसे कुछ विंटर वेकेशन में दे हैव देयर सीजनल टाइम, मींस उसी टाइम वो क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होती है, वो उसी विंटर वेकेशन पे, मतलब कि उसी विंटर विंटर के टाइम करते हैं। सो क्या होगा, वो उसके लिए वो क्या हो गया, सीजनल ब्रीडर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो किसी पार्टिकुलर सीजन पे ही अपना कोई खास फैक्टर करे, तो इस तरीके से ये चीज होती है कुछ खास ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है ना। उस तरीके से अगर एनिमल्स की बात करें, इसमें क्या होता है आपके पास, वो बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। आप सब लोगों ने मुझे सेपरेटली अपना अपना नाम के साथ मेंशन नहीं किया ना, ताकि मैं आप लोगों को एक, मैं मतलब आप लोगों के लिए एक मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, कुछ ही उसमें बच्चे ऐड हैं अभी, जिसमें आप मुझसे सवाल पूछ सको, डाउट पूछ सको, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफिशियल ग्रुप में बार बार ये डाउट पूछना फिर सही नहीं रहेगा ना, उसमें सब सारे टीचर्स के पास, सारे स्टाफ के पास बहुत जगह नंबर होती है, ठीक है। जो डाउट हो तो आप तुम्हें सेपरेटली पूछ सको, इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है। आप लोग सबको मेरे नंबर पे सेपरेटली से SMS करो, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। सो फोटो प्रिज्म हो गया सर, जिस नंबर से आप मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजते हो उसी पे। वही मेरा नंबर है, वही मैंने क्लास में कितनी बार लिखाया है। सब आप लोग ना बेहोश होते हैं, उनको पता नहीं होता है। सो मैंने क्या बोला, एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स विच परफॉर्म ब्रीडिंग, एनिमल्स परफॉर्म्स ब्रीडिंग in a particular season, in a particular season। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमंस आर द मोस्ट सुपेरियर ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना। ह्यूमंस आर द मोस्ट सुपेरियर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल झील के जैसा, ठीक है ना, बिल्कुल झील के जैसा सुपेरियर ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस हैं, ठीक है ना। अब है क्या कि इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब एक टॉप क्लास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास ही पाई जाती है। मतलब कैसा भी कुछ एनवायरमेंटल समस्या हो, मान लो अर्थक्वेक हो रहा है, तो क्या प्लांट्स भाग सकता है, क्या प्लांट्स अपना बचाव कर सकता है, या कोई एनिमल्स बचाव कर सकता है, लेकिन ह्यूमन अपना बचाव कर सकता है, ठीक है ना। जैसे किसी बिल्डिंग में रह रहा हो तो वहां से उठ सकता है, हाँ कि ना। लेकिन और ऑर्गेनिज्म इस तरीके अपना बचाव नहीं कर सकता है। क्लियर है क्या? अगर आप में से कोई पूछे कि सर क्या हम लोग इसको ऐसा लेंगे क्या कि अपने पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में है, मैं बताऊंगा बेटा इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं लेंगे। क्यों? कि जब आपने कभी देखा होगा कोई पेशेंट कोमा में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, कोमा में, तो मतलब कि वो उनकी किडनी वगैरह काम नहीं करते, हार्ट वगैरह काम नहीं करता, लीवर वगैरह काम नहीं करता, या फिर लंग्स वगैरह नहीं करता, तो उसके हम लोग बाहर से मशीन के थ्रू उनको हम लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब भी क्या वो जो कोमा में पेशेंट जो वेंटिलेटर में है, क्या वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा है, लिविंग है नॉन लिविंग है, क्या है? लिविंग। हाँ लिविंग है। आपने कहा ना, सही कहा कि वो लिविंग है, क्योंकि अगर नॉन लिविंग होता तो उसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है लिविंग की, कि मतलब वो कॉन्शियसनेस क्या है कि जो भी अगर कुछ माइक्रोब्स उसके बॉडी में एंटर करेगा तो फाइट करने की पोटेंशियल लगता है। क्लियर है क्या? कि इन्वायरमेंट में इतने सारे माइक्रोब्स हैं, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल नहीं होता तो उनको बहुत सारा चीज इन्फेक्ट कर सकता है, हाँ कि ना। सो हम एक इन बातों से मालूम चलता है कि जो भी आपके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही पाई जाती है, ये अदर ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि कॉन्शियसनेस को ही सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको?
किसी को डाउट है? सर जो कोमा में होते हैं हम्म तो सिर्फ ब्रेन डेड होते हैं कि बाकी सर्टेन ऑर्गन्स भी उनका काम नहीं करते हैं? ब्रेन डेड भी होते हैं और कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करता है तो हम लोग बाहर से इनको सपोर्ट देते हैं, सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेसेस हार्ट्स, लंग्स वगैरह को रिप्लेस करके हम काम करवाते हैं। जैसे किसी का हार्ट सर्जरी होता है, हाँ कि ना? हाँ। तो फिर ठीक है, अगर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सकता है तो उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है जब तक डॉक्टर फाइनली उसको डेड करार नहीं देता, तब तक वो लिविंग है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो इस तरीके से हम सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके पास फिर नहीं होती है, लेकिन लिविंग तो है वो, इसलिए हम लोग कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हैं, न कि सेल्फ कॉन्शियसनेस को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? यस सर। सर अगर कोई पर्सन कोमा में नहीं है लेकिन उसके कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या, मतलब जैसे अगर उसको हार्ट में पेस मेकर लगा हो या फिर उसको किडनी नहीं काम करता है तो डायलिसिस होता है, तो फिर हम तो भी उसके बॉडी का वो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा ना। लेकिन और सारे काम तो हो रहे हैं ना। हाँ, तो उनके वो लिविंग है लेकिन उसमें भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्शियस अगर वो लिविंग है तो कॉन्शियसनेस जरूर होगा। हाँ, तो मतलब जैसे कोमा में वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता वैसे ही कोई सिस्टम वर्क करने पे भी हाँ, ब्रेन डेड है तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा। और क्योंकि जो हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी या हाई लेवल ऑफ ब्रेन वगैरह है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो हाई लेवल ऑफ ये सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही होता है। अरे दिमाग वाला लोग तो ह्यूमन ही होते हैं ना, जानवर के कहाँ दिमाग होता है दे आर नॉट मच हाईली जितना ह्यूमंस होते हैं ना। इनके पास अकल होती है, समझ होती है, हया होती है, शर्म होती है, ये सब चीज सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, आगे ना। इसलिए मैरिज वगैरह का सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही अवेलेबल है। सिमरनदीप, आकांक्षा, आप लोगों का कैमरा में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर मैंने फोन से कनेक्ट किया है। ओके, नो इशू। सो मैंने क्या बोला कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये मैं वो सारा पॉइंट्स मैं स्किप कर रहा हूँ कि ये टॉप क्लास की कॉन्शियसनेस है, इसको मैं लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? क्या आप लोगों के लिए ये बात अंडरस्टूड है क्या? यस चलो कोई नहीं, हम लोग इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये क्या है? ये टॉप मोस्ट या क्लाइमैक्स लेवल ऑफ, टॉप मोस्ट और क्लाइमैक्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब इससे ज्यादा कोई कॉन्शियसनेस होती नहीं है, क्लाइमैक्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है और कहीं पाई नहीं जाती। इट इज नॉट सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, बट ओनली इन ह्यूमंस। बात समझ में आ रही है क्या? यस हाँ, जो आपके पास ये कॉन्शियसनेस है, ये क्या क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है अपने, ताकि वो अपने आप को बचाव कर सके, ठीक है ना? यस हाँ, सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, एंड ओनली फाउंड इन ह्यूमन, ओनली फाउंड इन ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो किसी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही अवेलेबल है। नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस यस सर। एंड सर। एंड कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? यस सर। क्या बोल रहे हो? सर सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियस का ही एक पार्ट है ना, कॉन्शियसनेस का। देखो, ये मान लो कॉन्शियसनेस है,
और ये वाला सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मान लो ये अगर लेवल है किसका, कॉन्शियसनेस का, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का लेवल ये है। समझ में आ गया कि मतलब कॉन्शियसनेस का ही टॉप मोस्ट और क्लाइमैक्स लेवल, सबसे मैक्सिमम जो कॉन्शियसनेस शो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पाई जाती है। बात मेरी समझ में आ रही है कि आप लोगों को? मान लो अगर कॉन्शियसनेस ये है, कॉन्शियसनेस ये है, ये वाला क्या है, सेल्फ। ठीक है ना? तो ये लेवल में बहुत फर्क होती है। आप इसको, हाँ सर, सर तभी भी ये ह्यूमन बींग्स में होती है ना, तो ये फिर सिर्फ, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो फिर कैंसर के वक्त जैसे सेल्फ कॉन्शियस, कैंसर में फॉर्मा के वक्त वो जैसे चली जाती है, तो डिफाइनिंग फीचर्स से कहते हैं ना, विच हैव नो एक्सेप्शन। हाँ, तो फिर ये कैसे हुआ डिफाइन? उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं नहीं होती, लेकिन कॉन्शियसनेस होती है, तभी तो वो लिविंग है। बट सर कॉन्शियसनेस का ही टाइप है ना सेल्फ कॉन्शियस। ये टाइप नहीं है, ये क्या मतलब है, मतलब ये कह सकते हैं कि मान लो आपके 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे 5 के 5 सब्जेक्ट में 100/100 है, 500 में 500 सबके, मतलब सारे के सारे बच्चे ले आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं कि सारे के सारे बच्चे 500 ले आए, हाँ कि ना? एक दो बच्चे, एक बच्चे ऐसा हो सकता है जो 500 में 500 ला सकता है, 500 आउट ऑफ 500 ला सकता है। कुछ वैसा ही है कॉन्शियसनेस, इसी का जो जो नहीं, बेसिकली क्या है, कॉन्शियसनेस एक नॉर्मल जो अपने सराउंडिंग से रिस्पॉन्स दे सकता है, दिस इज द कॉन्शियसनेस। अगर ये जो इस मतलब कि सराउंडिंग को रिस्पॉन्स करने की जो टॉप मोस्ट लेवल है, क्लाइमैक्स लेवल है, एक मैक्सिमम कितना वो दे सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियस दे सकते हैं। मतलब अपने एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ हम कैसे कैसे रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम क्लाइमैक्स लेवल। क्लाइमैक्स का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको क्लाइमैक्स कहीं और भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 12th में मिलेगा, इकोलॉजी में, ठीक है ना? क्लाइमैक्स कम्युनिटी पढ़ेंगे आप लोग, जो सबसे लास्ट में आती है। पहले पायनियर कम्युनिटी होती है, फिर और सेकेंडरी और बीच के और कम्युनिटीज आते हैं, जो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, है कि ना? कुछ यहाँ पर भी है। सो एनवायरमेंटल क्यूज की में जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है। क्लियर है क्या? ये कॉन्शियसनेस का एक्सेप्शन नहीं है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो थी और किसी में नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, जिसकी वजह से हमको लिविंग बोल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर बची भी तो है, आगे ना बोलो ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं एट लास्ट, व्हेन ह्यूमन इज कंसिडर्ड and it has very high level of consciousness and found in human because of our very well developed nervous system। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही होती है, जो मैक्सिमम डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है वो ह्यूमंस के पास होती है। जैसे आप ह्यूमन से नीचे आएंगे ना, तो ये नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन का जो सिस्टम है ना, इनके लेवल कम होती जाती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? एंड इसको बोलते हैं सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है। कम्युनिकेशन का मतलब बोलने वगैरह, लिखना वगैरह, समझना वगैरह। क्या प्लांट वगैरह या फिर एनिमल्स वगैरह कर सकता है क्या? पक्का? डाउट तो अभी भी नहीं है? पक्का? झूठ नहीं? यस सर। हाँ, मैं कभी भी पूछूंगा 3 बजे रात फोन करूंगा किसी, हाँ बेटा ये क्या होता है, जवाब मिलेगा ना? नहीं बोलोगे सर मैं सो रही हूँ, बोलो जवाब मिलेगा ना मुझे? नहीं मिलेगा? यस सर। हाँ। सो क्या होगा कि कहाँ पढ़ते हम लोग, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड वी कैन से कि कॉन्शियसनेस is defining properties
डिफाइनिंग क्या बोला मैंने कि कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी as it is applicable to all living organism and have no any exception. Is it clear to you or not? सबको अपना अपना चेहरा क्यों बना के बैठे हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर। सर मुझे क्वेश्चन था इसके बारे में, नहीं वो स्टिमुलस के बारे में। आप पूछिए। सर वो जो प्लांट्स में जियोट्रॉपिज्म होता है वो स्टिमुलस होएगा कि नहीं होएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? तो वो ग्रेविटी अर्थ की तरफ मूव करती है ना, ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट्स, तो फिर वो कोई स्टिमुलस तो नहीं है? ग्रेविटी क्या नहीं है? ग्रेविटी को एक स्टिमुलस की तरह ले सकते। ओ अच्छा, आपने जब बोला तो मैं आपको एक पॉइंट और इसमें ऐड कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना? आपने कुछ मुझे गलत आंसर दिया, मैंने तराक से आपको हाथ उठाया, मैंने आपको टेस्ट तो नहीं किया है ना? आप तो डरते क्यों? तो स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। समझ में आ रही है? स्टिमुलस कैन बी, तो आप लोग अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया वो पॉइंट। आप इसमें यहाँ तक आप लोग लिख लिया क्या? यस। आगे बढ़ूं? कोई छूटा तो नहीं? नहीं। कोई छूटा तो नहीं? तो इसमें लिखिए स्टिमुलस कैन बी फिजिकल। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, हाँ के ना? जैसे मान लो प्रे और प्रेडेटर है, हाँ के ना? वो तो उसको पकड़ता तो नहीं है लेकिन फिर भी भागता है। अच्छा प्रेडेटर भागता है ना? प्रे भाग। अच्छा वो बचपन में मैं ऐसा मुझे लगता था ना कि प्रेडेटर भागता है ना। बायोलॉजिकल कहाँ चला गया यार? बायोलॉजिकल, ठीक है ना? तो स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है? अरे बोलो ना। एंड इट इज सेंस्ड बाई आवर सेंस ऑर्गन, हाँ के ना? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्किन। फिर हेयर भी है, हेयर बोलते हैं, ईयर है, और क्या है? आई है, नोज है, टंग है, आई है, ये सब के सब क्या है? सेंस ऑर्गन है ना? और सेंस ऑर्गन में क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उनके थ्रू हम इन सेंस को रिसीव करते हैं और हमें मालूम चलता है कि एमएन सर पिटाई करने वाले हैं, इसलिए अपना अपना बचाव करो, ठीक है ना? हाँ जी। यस। तो मालूम चलता है जो अपने पास ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट होता है विच इज सपोर्टेड बाय मशीन एंड विच रिप्लेसेस हार्ट, लंग्स, ऑल्सो हैज कॉन्शियसनेस, सो इट इज लिविंग, बट इट डज नॉट हैव। एक पॉइंट आप लोग स्टार डाल के लिख लो, स्टार डाल के एक पॉइंट लिखो, द ब्रेन डेड कॉमा, ब्रेन डेड coma patient brain dead coma patient who is supported by MN sir ना? नो मशीन। अच्छा मैं मशीन नहीं हूँ? नहीं सर। फिर वैसे एक मशीन मूवी है, देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं। अच्छी बात है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मूवी नहीं देखते हो ना?
पर सर कार्टून जरूर देखते हैं, ऐसा है क्या? नहीं कुछ भी नहीं देखते हो? हर टाइम पढ़ते रहते हो? नहीं फिर it also has consciousness. It also has consciousness. So it is living. So it is a living. बात समझ में आ रही है क्या? But it do not have, but it does not have, क्या नहीं होती? एम आंसर नहीं होता इनके पास ना? सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ, but it does not has self consciousness. क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Because it has lost the coordination of organ of different body parts. आगे बढ़ूं क्या मैं? पहले मैं लिख लेता हूं, आप तब लिखना। lost the, क्या बोला मैंने? lost the coordination, मतलब सारे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे आगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हाँ कि ना? सर तो मतलब जब हमारे स्टमक में फूड जाता है तभी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस। और मतलब और? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम पे रिलीज होते हैं ना। हाँ, तो सलीवा जब जरूरत पड़ती तभी होती जरूरत। हाँ, तो वो सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ। और अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस। मान लो आपके बॉडी में माइक्रोब्स इंटर किया, अब आपके लिए वो थोड़ा ना परमिशन लेगा कि हाँ बेटा आमिया, मैं आपके अंदर माइक्रोब्स इंटर किया, वायरस इंटर किया, कोरोना इंटर किया है, क्या मैं उससे लड़ूं? तब तक आपको खत्म कर चुका होगा वो। तो ये जो लड़ने की पोटेंशियल है इन्वायरमेंट, ये भी तो इन्वायरमेंटल क्यूज है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। अब मान लो क्या हो गया, कहीं आपके दुश्मन आपको पीटने के लिए आ गया, आपको दौड़ा रहा है, आपको दौड़ा रहा है, भाग रहे, दिस इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? लिखा गया यहां तक आप लोगों ने? सर जो कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। मैंने बोला ना, पहली क्लास में बोला था कि एमएन सर इज द ओनली टीचर इन द यूनिवर्स हु इज अवेलेबल 24/7। एम आई राइट? लेकिन आज तक किसी ने डाउट पूछा नहीं मुझसे। सर मेरे सब क्लास में ही हो जाते हैं। अभी 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 नया नया हो ना, तो अभी कुछ पढ़े कहाँ हो, अभी तो सिर्फ लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ रहे हो। वैसे और जगह लिविंग वर्ल्ड में इतना टाइम थोड़ा ना मिलता है। मैंने आपको 5 लेक्चर दे दिया, 5 क्या आई थिंक 6 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। अभी खत्म हुआ कहाँ है, बहुत बाकी है। एमएन सर इज द ओनली सर हु इज अवेलेबल 24/7 फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, किसी भी टाइम डाउट पूछो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, किसी भी टाइम, चाहे सुबह के 5 बजे या सुबह के 3 बजे। ठीक है ना? मतलब मुझे स्टूडेंट को देख के ऐसा लगता है कि बच्चों को डाउट आया होगा, तो फिर मैं मोबाइल देखता हूँ कि हाँ, फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है? तो जैसे मैं सीरियस हूँ आप लोगों को लेके, वैसे आप ही अपने कैरियर को लेके सीरियस हो जाओ। आप लोग को अच्छा करोगे तो हमें खुशी मिलेगी, और क्या मिलेगा। थोड़ा ना आप लोगों से फ्री में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आऊँगा, ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है? हाँ जी, और आप लोग ले लो इतने बेशर्म होंगे, आप लोग पैसे भी ले लोगे। हाँ जी झील, पैसे ले लोगे? अच्छा, क्या कह रहे हो? क्या लिखकर ऐसा बोल रहा? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? तो क्या लिखकर मैं बोल रही हूँ? मैं तो पैसे की बात कर रहा हूँ। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो मैं बोलूँगा नहीं, कहोगे भी नहीं कौन है, कहाँ से आया है, पैसा से मतलब है ना।
तब तो पहचानने से भी इनकार कर जाओगे ना, ऐसी बात है क्या? जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए। लॉस्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्लियर है क्या? जल्दी लिखिए। सो इन सब चीज को देखने के बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स ये है, आप लोग साथ में सुन भी सकते हो। लिख लिया आपने आमिया? ये वाला पॉइंट कहाँ लिखा आपने? सर ये आप लोग क्लास के बाद अपने अपने नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर करेंगे। हाँ सर। एवरीवन कंप्लीट नोट भेजना है, ठीक है? यस। सो अगर हम लोग बात करें कि जो भी कुछ आपके पास ये फिनोमेना होती है, लिविंग फिनोमेना होती है, आप लोग लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। लिखने के लिए हाथ चाहिए और सुनने के लिए कान चाहिए, ठीक है ना? सो जो भी आपके पास ये लिविंग फिनोमेना होती है, ये ऐसे ऑर्गेन्स की वजह से नहीं होती है, कि जो उसके अंदर की अंडरलाइंग इंटरेक्शन है, इनकी वजह से ये लिविंग फिनोमेना होती है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, क्या ये पूरा स्टमक का कमाल है, या उसके अंदर की जो चीज मौजूद है उनके 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 वजह से होता है? उसके अंदर जो चीज मौजूद है उनके वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन, क्या ये सिर्फ लंग्स की वजह से होता है? नहीं, उसके अंदर जो पूरा चीज इन्वॉल्व है उन चीज के इंटरेक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एमएन सेंड, आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? दिखाने का कुछ मतलब है? हमें इनहेल करना है। क्या करना है? इनहेल करना है। तो इनहेल करूंगा तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी है, ये एक्सपेंड करता है। अब आपको जो रिब्स हैं वो कहेगा मैं तो एक्सपेंड करूंगा ही नहीं, तो क्या लंग्स अकेले एक्सपेंड कर जाएगा? क्या आप इनहेल कर लोगे? नहीं। हाँ, तो ये सब के सब लंग्स में क्या है, रिबकेज है ना, तो इसके जो आपके वाल हैं लंग्स के, इनसे अटैच होती है, तभी तो ये बाहर फैलता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल और एक्सहेल के दौरान नॉर्मल होता है। क्लियर है क्या? तो ये कुछ अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, जिनकी वजह से ये सारा का सारा फिनोमेना आपको दिखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सो वी कैन से, तो मैंने क्या बोला, जो भी कुछ आपके पास लिविंग प्रोसेस, लिविंग फिनोमेना होती है, ये सब के सब किसकी वजह से होती है? अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से ही होती है। बात क्लियर है क्या? सो वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, जो ऑर्गन किससे बनी होती है? टिश्यू से बनी होती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। जो टिश्यू है उनके सेल्स में ये अवेलेबल नहीं होती है, बल्कि उनके इंटरेक्शन से ये काम होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? These are arise as a result of interaction among the constituent cell. उनके इंटरेक्शन की वजह से होती है। ये अकेला कोई काम नहीं करता, या पूरा टिश्यू अपने से काम नहीं कर पाता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब आपने टिश्यू या सेल का डेफिनेशन पढ़ा होगा, मतलब टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो कुछ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ओरिजिन में भी और स्ट्रक्चर में भी, और कंप्लीमेंट द फंक्शन एक साथ मिलकर करते हैं, दैट इज द टिश्यू ना। अकेले क्या वो करेगा? अकेले क्या वो करेगा? अब हार्ट सेल, मान लो ये अपना क्या है, हार्ट है, इसका आधा पार्ट बोलेगा मैं तो कांटेक्ट कर रहा हूं, तुम ये कह रहा है मैं नहीं करूंगा तुम कर लो, क्या हार्ट कांटेक्ट करेगा? मान लो नीचे वाला बोलेगा नीचे वाला बोलेगा वेंट्रिकल्स, ऊपर वाला बोलेगा ऑरिकल्स, बोलेगा कि तुम कांटेक्ट कर लो मैं नहीं करूंगा, तो ये हार्ट पंप कर पाएगा क्या? अरे कर पाएगा? नहीं सर। पाएगा ना। तो ये आपस के इंटरेक्शन की वजह से ही होती है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन लॉस्ट कर बैठेगा, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही क्या? वैसे ये बहुत हाई लेवल की चीज है, बस आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है ना। सो ऑल दीज आर फिनोमेना आर ऑकरिंग ड्यू टू द इंटरलाइंग इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही क्या? सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट एज इन द ऑर्गेनेल्स। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज है, या उसके अंदर की कुछ कंपोनेंट्स हैं? किसी से बना होगा ना सेल ऑर्गेनेल्स, तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर की जो कंस्टिट्यूएंट है, ये उनके इंटरेक्शन की वजह से वो ऑर्गेनेल ये काम कर पा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, ये पार्ट बोले मैं तो एटीपी नहीं बनाऊंगा, तुम बना लो, ऐसा होगा क्या? नहीं। हाँ, तो कुछ ऐसे ही काम होता है कि इनके कंस्टिट्यूएंट सेल क्या करते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके ये पूरा का पूरा फंक्शन करते हैं, मींस एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, हाँ कि ना? So properties of cellular organisms are not present in the molecular constituent of the organisms, but all these are result arises as a result of interaction among the component of cell organelle. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एनसीईआरटी पेज नंबर 5 के लास्ट वाला पैराग्राफ में ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना? So we can say these interaction results in the emergence of properties at higher level of organization, and this phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. जैसे जैसे आप ऑर्गेन की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उस तरीके से ये सारा का सारा फिनोमेना काम करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर उसके हिसाब से फिनोमेना होगा, हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके हिसाब से उस हिसाब से फिनोमेना होगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. सो इन सब चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, हाँ कि ना? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद इवॉल्व होते हैं, हाँ कि ना? एंड दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, उसको आमिया की या सिमरनदीप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, रेगुलेट भी करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. All these are the interactive system which are capable of responding to the external stimuli. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. यहां तक कोई आप लोगों को दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, बिफोर दैट तो हम लोगों ने क्या सीखा यहां तक? जो सीखने की चीज थी, सिमरनदीप आप गौर से सुनेगा क्योंकि आपका पीछे का सुना हुआ था, जो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उनका जो मेन रिजल्ट है वो क्या है? हम लोगों ने लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की बात किया है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, हाँ कि ना? हाँ। इनके पास क्या था? आपके पास मेटाबॉलिज्म था, बोलते जल्दी जल्दी बोलिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं भूल गया हूं। अरे बोलो क्या क्या था? मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर, आप नहीं और लोगों को बोलने का मौका दीजिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिमरनदीप आप भी बोलिए, आकांक्ष आप भी बोलिए, अरे बोलो तो। जब तक मैं वर्ड पूरा कंप्लीट ना लिख लूं तब तक आप बोलते रहो, ठीक है? अगला क्या है? कॉन्शियसनेस। बोलते रहिए। ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन। ये भी है क्या इसमें लिविंग के अंदर? नॉन लिविंग। हाँ, ये बात ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये किस में पाई जाएगी? लिविंग के अंदर पाई जाएगी। ये तीन के तीन क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। क्या है? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, स्टार डाल के पॉइंट लिखेगा ग्रोथ, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती, हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड, जल्दी से लिखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स all living organism, all living organism। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। झील बेटा, आप झील में डुबकी लगा रहे हो क्या? आपको मुंडी दिखता ही नहीं है। आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। नहीं सर, नीचे झुक के टेबल, टेबल के नीचे चली जाती हैं आप? टेबल इधर है तो मैं सिर्फ झुक के नीचे से लिख रही हूँ, इसीलिए मैं आपको तो उस कैमरा को नीचे कर लीजिए।
हाँ जी आडिया, सब बढ़िया? यस सर। अरे थोड़ा खुल के बोला करो यार। कितना मस्त है, मिल रहे हो ना आडिया, आर्या सब बढ़िया। हाँ जी। हाँ बेटा युक्ता सब ठीक है? हाँ सर। आकांक्षा बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। आप लोगों को बुक्स में आप आमी आपने सब बुक वगैरह सब कुछ ले लिया आप लोगों ने क्या? हाँ सर। कौन कौन नहीं लिया बुक्स? सर मैंने नहीं लिया अच्छा मतलब आकांक्षा, सर मैंने सर। तो आप लोग आकर ले लीजिए। कैसे लगे बुक्स आप लोगों को? बुक्स कैसे लगी, अच्छी लगी बुरी लगी? मतलब सर खोल के देखा नहीं है, बाहर से तो अच्छी लग रही है पर अंदर से देखा नहीं है क्या? बुक्स देखने के लिए नहीं मिला है ना, पढ़ने के लिए मिला है। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल मॉड्यूल अपने पास ये अवेलेबल है, ठीक है ना? कंटेंट अच्छी है, अच्छे से पढ़ना है, और कुछ टाइम बाद आप लोगों को डीपीपी भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को डीपीपी भी सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? और आप लोग जो प्रीवियस 33 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो ले लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एमटीजी का आती है ना। अगर केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, वो उनको आपको कहें कि नहीं कहें, पर बायोलॉजी के लिए आप लोग 33 ईयर्स के एमटीजी ले लीजिएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही क्या? वैसे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी, लेकिन आपको फिजिकल में जो फिजिकली बुक है वो आप लोग बायोलॉजी वाला ले लीजिएगा, 33 ईयर्स एमटीजी का बायोलॉजी, ठीक है ना? और आपके सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अरे आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अरे कौन सा वर्ल्ड? पहले तो एक यूनिट, अब पहले तो एक यूनिट था, अब ये यहाँ पर एक टॉपिक है। क्या है? डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी क्या होती है? तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड, यहाँ पे द लगा लेना, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यार ये गैप क्यों है तो मेरे पास? प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जितने भी नंबर में हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अरे जोर से बोलो। बायोडाइवर्सिटी। तीन ही आवाज आई मेरे पास, बायोडाइवर्सिटी। 6 आवाज एक बार में आनी चाहिए, 6 के 6 साउंड एक बार में आनी चाहिए। बोलिए। हाँ ये भी समझदारी की बात, ठीक है ना? सो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। इन दिस वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे आपने शार्क को देख लो, प्लांट्स में जैस्मिन को देख लो, रोज फ्लावर को देख लो, और क्या देख लो? अरे फ्लावर्स का नाम बोले ना, मुझे याद नहीं है। मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड है, कीवी बर्ड्स है, या फिर पेंगुइन है, या फिर टुर्की बर्ड्स है, या फिर गीज है, डक्स है, पीपल ट्री है, बनियान ट्री है, कॉटन ट्री है, और कौन कौन सा ट्री है? जूट के प्लांट है, मैंगो ट्री है, जैकफ्रूट का ट्री है, ग्रेप्स का प्लांट है, और क्या है? खजूर का पेड़ है, एप्पल है, क्या क्या पता नहीं, अंगूर है,
और क्या है, नाशपाती, पता नहीं बहुत कुछ होता है, पोमीग्रेनेट है, ऑरेंज है, नींबू है, ये डिफरेंट डिफरेंट आप जो कुछ जानते हो वो सब के सब इसी में आएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अरे हाँ कि ना? यस सर। हाँ। सो नेक्स्ट लिखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट इज 30 मिलियन। कितना? 30 मिलियन स्पेसीज एग्जिस्ट करता है। अरे हाँ कि ना? आउट ऑफ दिस 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, स्पेसीज, अरे बोलो ना, that are known and described, that are known and described, और इसी का नाम लिखा जा चुका है। described। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से लिखिए। और इस बायोडाइवर्सिटी में चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सेल वाल वाला हो, बगैर सेल वाल वाला हो, सेल वाल काइटिन का बना हो या सेल वाल सेलुलोज का बना हो, फोटोसिंथेटिक हो, नॉन फोटोसिंथेटिक हो, और क्या रह गया, माइक्रोब्स हो या प्रोटिस्टा हो या फंजाई हो या प्लेंटी हो या एनिमलिया हो, ये सब के सब कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज हो या बहुत छोटा सा हो। ऑल दिस आर द बायोडाइवर्सिटी। हाँ कि ना? हाँ पक्का? हाँ अरे आप लोग शायद समझ में नहीं आ रहा है। सर आ रहा पक्का? जब आ रहा है तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। जब आ रहा है तो एक सवाल का जवाब दीजिए, दे सकते हैं क्या? आप लोग सही बोल रहे हो क्या? जवाब दे दोगे क्या मुझे? कहाँ गया यार? मैं एग्जैक्ट सवाल खोज रहा था, वो तो मिल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, जो मुझे जैसा मुझे याद है मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पेशीज that are known and described। ऑप्शन है आपके पास 1.9 मिलियन, ऑप्शन है आपके पास 1.6 मिलियन, ऑप्शन है आपके पास 1.7 मिलियन, ऑप्शन है आपके पास ऑल। कौन सा ऑप्शन है बताइए? 1.6 हाँ, ऑप्शन सी। सी। 1.7। पक्का? यस सर। सवाल इजी था या टफ था? इजी इजी था। ये सवाल नीट 1 2020 में पूछा गया था। बहुत टफ है ना? नहीं। तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे वो आप लोगों से। सिमरनदीप, आकांक्षा, झील,
आमिया, आर्या, युक्ता, क्या ऐसे सवाल को कर सकते हो? यस यस का यस हाँ सर। हार्ड है? नहीं सर। नो सर। नहीं नहीं सर। ऐसे ही सवाल पूछते हैं वो लोग यार। वो लोग समझते हैं ये जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत बेवकूफ़ होते हैं। ये जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत बेवकूफ़ पढ़ते हैं, पर उसे पता ही नहीं कि ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, सबको ऐसे क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है ना? सो 1.7 मिलियन स्पेसीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता है। अगर 1.8 होता तो क्या लेते आप? ऑल। अरे ऑल क्यों होगा? 1.7 होगा या 1.8 होगा? अगर दोनों होगा तो दोनों लेंगे। अरे हाँ कि ना? ये जो रेंज है ना, रेंज है 1.7 टू 1.8। क्या मतलब? 17 लाख या 18 लाख ऑर्गेनिज्म टिल नाउ दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब, मतलब उनको आईएनसी हो चुका, उनका क्या हो गया? वैक्सीनेशन हो गया, मतलब आईएनसी हो गया। बात समझ में आ रही है? कृपया कोई टाइम ना देखें। टाइम किसी को नहीं देखना। टाइम जो बच्चे देखते हैं मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता है। आज एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? आगे बढ़ूं क्या? बताइए। सर हाँ सर। अगर दोनों मतलब 1.7 और 1.8 दोनों दिया होगा तो ऑप्शन में अगर बोथ है एक तो दोनों ले लेंगे। अगर एक चुनना है तो 1.7 ले लो या 1.8 ले लो, बात बराबर है। ओके। ठीक है ना? लेकिन 1.9 होगा ना 1.6 होगा, नहीं तो ऑल होगा। ठीक है? तो इन जनरली आपको एक ही मिलेगा, चाहे तो 1.7 मिले या 1.8 मिले, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.7 टू 1.8 ये रेंज है जो तब तक डिस्क्राइब हो चुका है, जा चुका है। क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। लेकिन अब तक बहुत सारे स्पेसिस को जानना बाकी है। एक एस्टिमेट किया गया है 30 मिलियन स्पेसिस इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। कितना? 30 मिलियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया था क्या? हाँ सर। ये वाला भी लिख लिया था? हाँ बात करते हैं पर्पस ऑफ नॉमेनक्लेचर। पर्पस ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन बताएगा कि ऐसा में क्यों नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत पड़ी? कोई है क्या? कोई ऐसा समझदार है न्यूक्लियस आईआईटी एकेडमी में जो मुझे ये बताएगा कि सर नॉमेनक्लेचर का पर्पस ये है? सर। हाँ सर। सर क्योंकि वर्ल्ड वाइड अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग अलग अलग नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो नॉमेनक्लेचर एक सिंगल नेम रखेगा जो वर्ल्ड वाइड कोई भी स्टडी कर रहा है एनिमल्स तो वो यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स पे यूज़ कर सकता है। अच्छा, बिफोर दैट कि आप इसको लिखो, ये टॉपिक आपने लिख लिया क्या? इसको छोड़ के आपने वो लिखो, थोड़ा टैक्सोनॉमी का हम रिवाइज करते हैं। टैक्सोनॉमी, ठीक है ना? टैक्सोनॉमी क्या होती है? बोलिए, अरे बोलो ना। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ। एक होता है टैक्सिस और यहाँ होता है नोमोस। ठीक है ना? नोमोस का मतलब क्या होता है? लो। एंड टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। हाँ कि ना? जब इसको हम लोग कॉमनली डिफाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टैक्सोनॉमी इज द सिस्टमैटिक। अरे यहाँ पर वो तो ठीक है, जो हम लोग पहले लिखा वो भी ठीक है, जो अब लिख रहे हैं ये भी ठीक है ना? द स्टडी ऑफ, बोलिए, प्रिंसिपल्स। एक हम लोगों ने ये भी लिखा था कि जहां पर हम लोग लॉज के अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, आगे ना? द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, या प्रोसीजर बोल सकते हैं हम लोग, प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। अरे हाँ कि ना? यस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एंड दिस वाज गिवन बाय, टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कंडोले। सिमरनदीप बताइए, सिमरनदीप बताइए। ए
पी गिवन बाई ए पी डी, यही तो था ना, कैंडोले। अरे कौन सा डोले? कैंडल। कभी नाम तो डोले का भूल जाओ तो याद रखना कि डोले रे गाना भी है ना? अरे है कि नहीं? वैसे थ्री इडियट में जब बच्चे का रैगिंग हो रहा था तो वहां पे भी इसी गाना पे डांस कराया गया है, हाँ कि ना? देखा है क्या थ्री इडियट? नहीं नहीं देखा? नहीं आप मूवी देखते ही नहीं? सर कभी। अच्छा, अरे वो अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। तो उस पे इसी गाने पे डांस किया है, दैट इज डोले रे, आगे का मुझे पता नहीं, ठीक है ना? सो एपीटी कैंडोले ने क्या दिया, ये टर्म टैक्सोनॉमी दिया, और उसने एक बुक लिखा था, नाम क्या था? नाम सर नाम याद नहीं आ रहा ना, सोच के बताओ। एलिमेंट्री। क्या एलिमेंट्री? थ्योरीज Theory of elementary botany. बॉटम। बोलो ना। Theory of elementary botany. एलिमेंटरी डीला बॉटनी का, डीला बॉटनी का, आगे ना? ये उसने अपने लैंग्वेज में कहा था इस तरीके से बुक्स, और जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं, इसको मैं क्या कहाँ लिखूं, कलर, चलो इसे लिखता हूँ, ठीक है ना? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, आगे ना? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, अरे हाँ कि ना? यस सर। ये बुक उसने लिखा था, और पूरा टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री वगैरह इसी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? सो एक बात बताइए, आप लोगों में से किनको किनको पता है? जिनको पहले पता है वो नहीं बोलेंगे, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वही बोलने की कोशिश करेंगे। अगर सबको पता है तो मैं फिर नाम लूंगा किसको बोलना है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आकांक्षा बताइए, आकांक्षा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सिमरनदीप। युक्ता। एरिस्टोटल। आर्या। सर आई डोंट नो। बहुत मस्त आंसर है ना, आप अपने आंसर पे स्टिक रहेंगे क्या? मैंने आप लोगों को लिखाया भी था ना, चलो कोई नहीं, आप लोग लिख लीजिए। ये वाला आपने लिखा है क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, आगे ना? हाँ सर। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी? सर थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अरे कौन सा फ्रेस्टस? आप लोग क्लास में? थियोफ्रेस्ट। अरे टीओ नहीं, थियो। ये अपना आपने लिखा क्या? हाँ। जल्दी लिखिए। फादर ऑफ, ये आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा। बायोलॉजी है इधर, इधर आप लोग पूरा सेम कीजिएगा। जूलॉजी भी है, इधर क्या है? बॉटनी है, यहाँ पे है एरिस्टोटल, क्लियर है? यहाँ पर भी है एरिस्टोटल, हाँ कि ना? एरिस्टोटल। और यहाँ नाम है थियोफ्रेस्टस। साथ में एक बार रिपीट करो, 6 के 6 बच्चे। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है?
फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। हाँ जल्दी, ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट लिखिए, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, पहला क्या होगा बताइए? वैसे शॉर्ट में लोग बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। शॉर्ट में लिखते हैं INC। आकांक्षा, सिमरनदीप और कौन नहीं हुआ इसमें? युक्ता, आप पहले से हैं या फिर बाद में आए? आर्या, आर्या, आकांक्षा, सिमरनदीप। टैक्सोनॉमी में हम लोग इन तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं, INC, और हियर INC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी, हाँ कि ना? नहीं सर। फिर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हाँ, तो पहला है आइडेंटिफिकेशन। अरे कौन सा फिकेशन? आइडेंटिफिकेशन। हाँ, पहला है आइडेंटिफिकेशन, हाँ कि ना? और एक पॉइंट हम लोग पहले लिखे थे ना, अच्छा जहाँ पे आप लोग लिखे थे पर्पस ऑफ नॉमिनी, उसको काट दिया हो क्या? चलो कोई नहीं, उसको हम लोग लिख लेंगे बाद में। सो पहला क्या है आपके पास? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में लोग क्या करते हैं कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा हम जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जानते हैं, उनको पहचानते हैं, और कोई पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उनको हम पुट करते हैं, किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में हम लोग उसको रखते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, हाँ कि ना? अरे झील बोलो। आपको मैं सॉल्टी झील में फेंक दूंगा, फिर नमक वाले झील में फेंक दूंगा, फिर आप सॉल्ट कलेक्ट करते रहना। हाँ जी, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है ना? हाँ, सो इन आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं? सर को ही झील में फेंक देते हैं ना? हाँ जी, प्रोसेस बाय विच, ये मैंने पहले लिखा रखा आप लोगों को, क्या लिखा रखा है ना? अरे बोलो तो। सर स्टार्टिंग में लिखा है। इसी में लिखा रखा हूं ना? मेरे ख्याल से मैं लिखाया था, अब मैं किसको लिखा हूं, मुझे आप लोगों को लिखाया, मॉर्निंग वाले लिखा है, ये मुझे याद नहीं है। सो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म is recognized from the other already non-organism. Already, आर्या आपने बुक ले लिया क्या? कौन सा है सर? एनसीईआरटी ले लिया? और कोचिंग का पैकेज ले लिया? नो सर। कब लेंगी? अगले साल? नो। फिर कब? पता नहीं। क्यों, बुक लेना नहीं है आपको? लेना है सर, बट मुझे प्रोसेस नहीं पता है ना क्या है। क्या नहीं पता है? प्रोसेस क्लासेस। अरे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कोचिंग। तो आपने मैम से बात की कि मैम कैसे बुक मिलेगी? मैम ने तो ग्रुप में मैसेज किया है ना कि आपने अपना बुक कलेक्ट कर लीजिए कोचिंग से आकर के। ओके। तो कोचिंग अगर आपको जगह नहीं पता है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गूगल मैप में जाइएगा, न्यूक्लियस IIT एकेडमी सर्च कीजिएगा और उसमें नेरुल वाला ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपना 2 ब्रांच है, खारगर में है कि नेरुल में है, तो नेरुल वाला ब्रांच सेलेक्ट करके आप यहाँ पहुँच जाइए। आपको बिल्कुल कोचिंग के सामने उतारेगा, बुक लेंगे, बैठना होगा बैठ सकती हैं, वरना बुक लेके जा सकती हैं। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। ओके। आपको मैम से कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि मैम कैसे हो, कैसे बुक मिलेगा। सर खारघर में नहीं मिलते थे? खारगर में अभी वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, अभी कुछ वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, अभी अपने पास यहीं नेरुल में अवेलेबल है, ठीक है ना? तो आप लोग नेरुल पे आके ले लीजिए, ठीक है? नेरुल पे आके अपना अपना बुक कलेक्ट कर लीजिए जिन्होंने कलेक्ट नहीं किया है, और लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए। समझ में आ रहा है?
जितना पॉसिबल, जितना एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू कलेक्ट योर पैकेज मॉड्यूल एंड ट्राई टू लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन टॉट टू यू। समझ में आ रही है मेरी बात? सो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही क्या? नॉन ऑर्गेनिजम्स, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को लिखाया हूं यार। एंड इज असाइंड टू, इट इज असाइंड टू अ पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? पार्टिकुलर, जैसे किंगडम है, व्हाट वी कैन से ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज, ये सब के सब क्या है? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है ना? सो पार्टिकुलर, ये क्या लिखा था मैंने? पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड सो, मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। Process by which an organism is recognized from other already non-organism and assigned to a particular taxonomic group, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आगे ना याद रखने के लिए इंटरनेशनल कमिटी याद रख सकते हैं, मतलब जब एक्चुअल में याद करना पड़े तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आगे ना, अरे बोलो यार। आर्या, आकांक्षा, आप लोगों का कैमरा ऑफ है। युक्ता, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर हो दूसरा है नोमेनक्लेचर। दूसरा क्या है? नोमेनक्लेचर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो नेम ऑलरेडी अवेलेबल है उनको ऐसा नाम दोबारा रिपीट नहीं होगा, उनको छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करेंगे। जैसे बेबी का बर्थ होता है, उनका भी नोमेनक्लेचर होता है। वैसे जैसे आप लोगों की बर्थ हुआ था, आप लोगों का भी कुछ ना कुछ नाम रखा गया था। आमिया का नाम आमिया रखा गया था, और युक्ता का नाम युक्ता रखा गया था, और किसका नाम क्या रखा गया था भाई? आर्या का नाम आर्या, झील का नाम झील, क्योंकि चलो कुछ नहीं, सिमरनदीप का नाम सिमरनदीप, आकांक्षा का नाम आकांक्षा। तो ये उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे लोग इसको त्योहार की तरह मना, मतलब एक फंक्शन के तौर पे करते हैं कि हाँ बच्चे का नाम रखा जाएगा, ठीक है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर क्या हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम है, हम लोग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या माइक्रो किसी का भी हो, हम लोग उसके लिए नाम रखते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ organisms according to, ये अपने मन से या एमएन सर के हिसाब से नहीं लिखेंगे हम लोग, according to इंटरनेशनल रूल्स। हाँ कि ना? इंटरनेशनल
साइंटिफिक रूल्स जो साइंटिस्ट ने बता के किया है उसी के हिसाब से, SCIEN साइंटिफिक रूल्स, हाँ कि ना, इज कॉल्ड एमेंसर, हाँ कि ना। नो सर, नॉर्मल। हाँ, तो अपने पास इनके यहाँ पे क्या है, दो रूल्स हैं अपने सिलेबस में, दो हैं, ICBN और ICZN। ये है बॉटनी के लिए, मींस प्लांट के लिए, बॉटनी मतलब प्लांट्स, और ये है zoology। मतलब एनिमल्स के लिए, हाँ कि ना। यस। हाँ सर। मतलब इन रूल्स के थ्रू हम लोग प्लांट्स के नेमिंग करेंगे, इन रूल्स के थ्रू हम लोग एनिमल्स का नेमिंग करेंगे। फुल फॉर्म के लिए आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, क्या लिखेंगे फुल फॉर्म इसका बताइए। इंटरनेशनल, कभी भी हम इनके अलावा हट के नाम नहीं लिखेंगे, इनके हिसाब से लिखेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर, या कोड ऑफ, या कोड ऑफ भी कह सकते हैं, कोड फॉर भी कह सकते हैं, हाँ कि ना, फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, हाँ कि ना, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है। या जा रही है, आ रही। पक्का। यस। इसका है इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, कोड फॉर zoological nomenclature। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, हाँ कि ना, पक्का। इसमें एक पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए, ये जो है स्पेस को ज़्यादा वो हो गया, ये जो आपका जूलॉजी वाला है ना, इट वाज एक्सेप्टेड इन 1964। ये सवाल पूछा गया है, कब तो एक्सेप्ट हुआ था, 1964। 1964। और ये जो आपका प्लांट वाला है, दिस वाज एक्सेप्टेड इन 1961, एक्सेप्टेड इन। बात समझ में आ रही है क्या, यस। वाह कितना, यस, ये तरीका होता है बोलने का है, यस। एक्सेप्टेड इन 1961, एक्सेप्टेड और वी कैन से एडॉप्टेड, एडॉप्टेड। बात समझ में आ रही क्या, 19 ये सवाल पूछा गया नीट पे, ध्यान रखना, ICBN और ICZN, हाँ कि ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस। पक्का। और कोई कुछ पूछ रहेगा, जेल कैमरा बंद क्यों है आपका, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए, यस सर, समझ में। पक्का। आगे बढ़ो, यस। लिखिए पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर, पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी क्लास आगे कंटिन्यू करूं या फिर क्या करूं बताइए, थोड़ा सा और ले लेता हूं, ठीक है ना, मतलब ताकि अपना ये टैक्सोनॉमी का तीनों पॉइंट खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि नोमेनक्लेचर का पर्पस क्यों पड़ी हमें, आखिर जरूरत क्यों पड़ी, आर्या आप बताइए। सर उसे इंटरनेशनली आइडेंटिफाई करना। हाँ ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा आप बताइए, आकांक्षा आप क्लास में हैं, यस सर। बताइए हमें नाम नेमिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, इनका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है बताइए।
झील आप बताइए। Or to standardize the naming of all the living organisms, like such that a particular organism is named by a same name all over the world. ठीक है, सिमरन दी आप बताइए। सर ताकि अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड किया हमने डिस्कवर किया तो जो एग्जिस्टिंग है उनका नाम वापस से ना रिपीट ओके, और सर आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि जो लिखी और बोली गई है। ओके, और कौन बताएगा? युक्ता आप बताइए। युक्ता बताइए। युक्ता हाँ सर। बताइए, बताइए। आर्या, ऑर्गेनिज्म को naming करने के लिए आर्या आप बताइए। और इंटरनेशनली आइडेंटिफाई करने के लिए। आमिया। सर वही ताकि इंटरनेशनली वो सेम नेम से जाना जाए और फिर कोई भी स्टडी होगी अगर ऑर्गेनिज्म पे तो वो सब समझ सकते हैं उसके नाम से। चलो ठीक है, मतलब इन द यूनिवर्स वी हैव मिलियंस ऑफ स्पीशीज एग्जिस्टिंग, और जब हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करें ताकि हमें कोई इसको पहचानने में दिक्कत ना हो कि बहुत सारे प्लांट्स पे भी तकरीबन वी हैव व्हाट वी कैन से 12 लाख एनिमल्स हैं, और व्हाट वी कैन से 5 लाख के आसपास क्या है प्लांट्स हैं। अराउंड 0.5 मिलियन क्या है प्लांट्स है, 1.2 मिलियन क्या है एनिमल्स है। ठीक है ना, तो ये डेटा आप लोग कहीं पे लिख सकते हो, 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन का मतलब 5 लाख प्लांट्स आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, सो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इनको पहचानने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कुछ कैरेक्टर के बेस पे, ताकि इनको बारे में हम लोग किसी जैसे कि कुछ अगर लोकल एरियाज पे है तो ये कुछ लोकल नेम्स के थ्रू जाना जाता है, हाँ कि ना? मुझे लोकल नेम्स के थ्रू जाना जाता है। और कुछ को जैसे यहाँ पे हम लोग कांदा बोलते हैं, मराठी में कांदा बोलते हैं, बटाटा बोलते हैं, तो कहीं और जाके बोलोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कि थप्पड़ पड़ेगा, ये तो क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, जो लोग होंगे थोड़ा मराठी से आसपास घूम के गए होंगे तो समझ जाएंगे हाँ ये महाराष्ट्र से है, ये मराठी बोलती है और इनको बटाटा और कांदा बोलना आता है। पर हमें तो नहीं आता ना, जब न्यू न्यू आए थे इधर तो किसी ने पूछा कि कांदा क्या होता है, लेकिन हाँ बटाटा का नाम सुने थे क्योंकि एक टीचर ने बताया था। एक महाराष्ट्र के टीचर हैं, वो आपको मुझे मतलब कि उससे मालूम चला था कि बटाटा बोलते हैं आलू को, हाँ कि ना? लेकिन ये नहीं मालूम था कि प्याज को कांदा बोलते हैं। ठीक है, सो एक लोकल नेम है, और लोकल नेम्स आर वेराइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्याज तो सबको जानते हैं, और जगह क्या बोली जाती है आई डोंट नो, पर इतना पता है कि मतलब कि आपके मुंबई में क्या, महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? बटाटा और कांदा। या किसी को एक सब्जी है उसको बोलते हैं लेलवा। अरे लेलवा होता है ना ग्रीन ग्रीन कलर की, जिसको क्या बोलते हैं झिंगली टाइप का कुछ बोलते हैं ना, ग्रीन वेज होती है लंबी सी। अच्छा कभी टाइम मिलेगा तो मौका मिलेगा आपको, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसका फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे उसको लेलवा बोलते हैं और कुछ को कुछ और बोलते हैं, ताकि ये एक ही नाम से जाना जाए और आप इसको समझ सको। मतलब ये सब्जी वाले के लिए नाम नहीं रखी गई है जूलॉजिकल नेम है बॉटनिकल नेम, ये इनके स्टडी करने के लिए रखी गई है। समझ में आ रही क्या? ये जिस नाम से जाने थे वहां पे लोकल नेम, वहां पे तो उसकी नाम की जरूरत ही नहीं है हमें, वहां पे जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम की हमें जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर जरूरत पड़ेगी स्टडी करने के लिए, ताकि जो ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उससे इनको हम लोग अलग करके देख सके और स्टडी कर सके। और नाम भी ऐसा रखेंगे जो पहले कभी ना दिया गया हो, किसी और ऑर्गेनिज्म से एप्लीकेबल ना हो, हाँ कि ना? अरे बोलो ना, अरे बात समझ में आ रही क्या? जैसे यहाँ पे अपने क्लास में एक बच्चे का नाम क्या है, आकांक्षा ठाकुर, हाँ कि ना? तो आकांक्षा है और आमिया है। अब मुझे एक नया स्पीशीज मिला, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि आमिया ठाकुर, हाँ कि ना? तो मैं कुछ ऐसा नहीं कि मैं किसी का स्पीशीज को किसी का जीनस को मिला दूंगा, मतलब जो नाम ऑलरेडी अवेलेबल है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? फिर नेमिंग करने का फायदा क्या हुआ?
अगर दोनों सेम नाम से जाना जाए तो हमारा उसका भी नाम आकांक्षा ठाकुर, आपका भी नाम आकांक्षा ठाकुर, तो मैं कैसे बोलूंगा? वैसे एक मेरे क्लास में भी है, 12th के बैच में है, फरहान नाम से 2 लड़का है, फरहान नाम से 2 लड़का है, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, पहले जो वाला फरहान था उसका नाम रखा फरहान 1, और जो सेकंड वाला नाम फरहान है उसका नाम रखा फरहान 2। जब मुझे बोलना होता है तो मैं बोलता हूँ फरहान 1 और फरहान 2 बोलता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके नाम सेम है तो कुछ तरीका से हमें या फिर बोलना पड़ेगा न्यू या पुराना, न्यू या ओल्ड बोलना पड़ेगा, हाँ कि ना? उसी तरीके से हम लोग इन नेम्स को जो अलग अलग लोकल नेम्स के थ्रू जाना जाता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ताकि ये पूरे कंट्री में, पूरे यूनिवर्स में ये एक यूनिफॉर्म हो जाए, एक इवन सा नाम हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और कोई इसमें पहचानने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक सिस्टम क्रिएट करनी पड़ती है, जिनकी वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उनको रिमूव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। और उस नोमेनक्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल के लिए जूलॉजी वाला है, बॉटनी के लिए बॉटनी वाला है। मतलब जो नाम ले, मान लो हमने नाम लिया होमो सैपियंस, तो मुझे सामने वाला, जब मान लो किसने क्या कहा, आकांक्षा और सिमरनदीप ने एक बार नाम लिया कि मैं पास से गुजर रहा था, उन लोगों ने नाम लिया क्या कि ये होमो सेपियंस जा रहे हैं। मैं समझूंगा ये लोग पढ़ने वाले, ये लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, अभी 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे होगा, इसलिए ये लोग ये नाम ले रहे हैं, होमो सेपियंस जा रहे हैं। तो मैं आगे वापस पलट के बोलूं कि तुम भी तो होमो सेपियंस हो, आगे ना, तुम भी तो होमो सेपियंस हो, आमिया भी होमो सेपियंस है, युक्ता भी होमो सेपियंस है, सिमरनदीप भी होमो सेपियंस है, झील भी, क्योंकि वो झील में रहती है इसलिए उसका भी नाम भी क्या है, होमो सेपियंस है। चाहे रहे कहीं भी लेकिन है कैसा, क्या नाम है, होमो सेपियंस। और अगर अच्छा नाम बोले तो एक नाम और ऐड कर लेना, होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि हम लोग हैं। कौन है? हम लोग क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ। और ये नोमेनक्लेचर जो होती है अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, तो बेसिकली इनका शुरुआत जो होते हैं 2 वर्ड वाले नाम, पहला जीनस का नाम, दूसरा स्पेसीज का नाम। ये नाम किसने दिया था? बेचारा आपके तरह एक विद्वान आदमी था, नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। जब भी हम लोग कोई नाम लिखेंगे, अगर ये हमें लिखना हो कि जो साइंटिस्ट ने, मान लो एमएन सर एक साइंटिस्ट है, अब एमएन सर ने कोई नाम लिखा, मैंने क्या बोला, आमिया ठाकुर, कोई मतलब कोई नेगेटिव मतलब मत लेना, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो मैंने कोई लिखा, कहीं आप लोग बुरा ना मान जाओ, मैं कुछ ले लेता हूँ नाम, क्या नाम लो यार, चलो समोसा आलू, ये मैंने नाम लिखा ना, समोसा आलू, ये मैंने क्या नाम, एक बायोलॉजी के, क्यों बहुत हंस रहे आप लोग यार, नाम सही नहीं है क्या? अरे नाम सही नहीं है क्या? सर फिर उसका स्पीशीज आलू हो गया। हाँ, उनका स्पीशीज आलू हो गया और समोसा क्या होगा, उनका जीनस हो गया। बात समझ में आ रही क्या? यस। अब ये मैं नाम जो लिख रहा हूँ, और आप ये चाहते हो कि जिसने इसका नेमिंग किया है उनका नाम बाद में आए, तो लास्ट में हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे करके, एमएन सर है ना, तो एमएन सर अपना नाम लिखते हैं। क्लियर है क्या? तो समोसा आलू दिस नेम वाज गिवन बाय एमएन सर, इससे नाम में क्या लिखा हुआ है, एमएन लिखा हुआ है। अब इनका हकीकत में जानने के लिए जब हम लोग आते हैं मैंजीफेरा इंडिका में, कहाँ पे आते हैं? आप लोग बड़ी जोर से हंस रही थी ना, मतलब समझ रहा हूँ मैं आप लोगों को। और इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हमने हाथ से लिखा है, अरे हाथ मतलब पेन से लिखा है ना, तो पेन से लिखने से हमें क्या करना पड़ता है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक मतलब तिरछे फॉर्म में लिखना पड़ता है, मान लो कुछ इस तरीके से, तिरछा, जो प्रिंट जैसा आता है ना, वो वाला प्रिंट, ठीक है ना? तो मैंजीफेरा इंडिका, अब इसने लीनियस ने नाम दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लीन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम दिया गया है, कौन दिया है? लीनियस ने दिया है। और नाम लीनियस का पूरा नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। और समोसा आलू वाला नाम किसने दिया?
एमनसन ने। तो यहाँ पे कोई नाम दिया नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना नहीं है, ठीक है ना। सर वो होमो सेपियंस के बाद आपने एक और सेपियंस क्यों डाला? हाँ सेपियंस, क्योंकि हम लोग उसको बात करते हैं सब स्पीसीज के बारे में, मतलब जो हम लोग मोस्ट एडवांस है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस बोलते हैं। दिस इज द बेस्ट नेम, दिस इज द बेस्ट नेम विच आर एग्जिस्टिंग। और हम लोग मोस्ट सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि हमारे भी इसका मतलब होमो है, तो होमो से भी अपने पास कुछ जीनस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम लोग ऐप की बात करते हैं, चिंपैंजी वगैरह की बात करते हैं, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो कुछ इस तरीके की हम लोग बात करते हैं, हाँ कि ना। आर्या आपका कैमरा ऑफ क्यों है? आर्या, आर्या, झील, आकांक्षा का दिक्कत है, अरे बोलो ना। सो समोसा आलू वाज गिवन बाई, हाँ अच्छी बात है, इसको याद रखना, लेकिन एग्जाम में ये लिख के मत आना, ठीक है ना। वहाँ पे लिख के आना कि समोसा आलू कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। सो हम लोग कहाँ पर थे? मिलियंस ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट है, ताकि इसमें नेम्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई नेम्स में कंफ्यूजन ना हो, और इसको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। एज वी कैन से दिस आर अलग अलग नाम से वेराई करते हैं। एज वी नो लोकल नेम्स आर वेराइंग, हाँ कि ना। लोकल नेम्स आर वेराइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाँ कि ना। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाँ कि ना। हाँ सर। और इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, हाँ कि ना। हाँ। बोलो। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक सिस्टम का डेवलपमेंट करना पड़ा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सो दैट ये जो कंफ्यूजन है ये ऐसा ना हो सके। और मान लो जो भी हमने नाम लिया, जो भी हमने नाम लिया, इफ वी से अ नेम, इफ वी, आप लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, ठीक है ना, आप लोगों की इंग्लिश मुझसे अच्छी है। इफ वी से अ नेम then we must understand that कि which organism is name of which organism is taken, name of, या इसका मतलब ये भी हो सकता है that we are talking about which organism, आगे ना, we are talking about which organism। जैसे बोला आलू समोसा, तो पता चलना चाहिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसा नाम कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है ना। अबाउट विच ऑर्गेनिज्म, क्या मस्त नाम दिया ना तुम लोग के बॉडी में एनर्जी भी आ गई, और तुम लोग फुली चार्ज भी हो गए, मतलब तुम लोग हंसने की भी लिमिट पार कर दिया ना। मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिला था आप लोगों को, हैं। तो ये है आपके पास पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। यस। So there is need to standardize this naming of a living organism, that a particular organism is known by their name all over the world, ठीक है ना। ये आप लोग सबने लिख लिया था क्या? सबने लिख लिया था? हाँ सर। सबने लिख लिया था? हाँ सर। सो लास्ट में एक पॉइंट आप ऐड कर लेना इसमें, हेंस देयर इज अ नीड टू, एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए, समोसा आलू वाला नाम नहीं, स्टैंडर्ड नेम, ठीक है ना, आगे ना। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग
नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही क्या? सच दैट a particular organism is known by कॉमन नेम ना, कॉमन नेम। आप हाँ बोल लो ना बोल लो, क्या बोल रहे हो? कभी मुंडी हिला रहे हो, कभी हाँ कर रहे हो, क्या है ये? बोलिए। नॉन बाई बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो नाम मैं यहाँ इंडिया में लूँ वही नाम मैं महाराष्ट्र में लूंगा, वही नाम मैं हर जगह लूंगा, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, अमेरिका हो, यूएसए हो, यूरोप हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, हाँ कि ना? या आम्या के मोहल्ले में हो या युक्ते के मोहल्ले में हो, आलू बटाटा नहीं चलेगा। नाम क्या चलेगा? बॉटनिकल नेम चलेगा या जूलॉजिकल नेम चलेगा, आलू समोसा वाला नाम नहीं चलेगा। ठीक है? Yes. अरे हाँ कि ना? सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? nomenclature. प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई वी नीड नॉमेनक्लेचर, हाँ कि ना? Yes. अच्छा, समोसा आलू किसने नाम दिया था? हाँ जी, कौन दिया था? अरे मैं आप नाम थोड़ा नाम है MN ना? Yes. हाँ, तो उसमें ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना MNS ऐसे करके। ठीक है? हाँ, तो ये था आपके पास नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर जब पॉसिबल होगा जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने पहले किसको डिस्क्राइब किया है? नोमेनक्लेचर को। Identification. हाँ, एनसीईआरटी ने पहले नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया है। हाँ. ठीक है ना? इसके बाद कहा है ये नोमेनक्लेचर जब पॉसिबल होगा जब हम आलू और समोसा को अलग अलग समझ सकते हैं। आलू और समोसा को, आलू और समोसा नहीं, आलू समोसा एक नाम है। ठीक है ना? अरे मैंने इसलिए बोला ना कि समोसा के अंदर आलू होता है। ठीक है ना? अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। क्या बोला मैंने? समोसा के अंदर आलू होता है, न कि आलू के अंदर समोसा होता है, हाँ कि ना? इसलिए मैंने इसका नाम दिया। और जिसने मॉस गिवन में MNS मतलब एमएन सर ने दिया था। और नोमेनक्लेचर जब पॉसिबल होगा जब अपने पास दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। इसीलिए हमें करेक्टली ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले क्या बात किया? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ो क्या मैं? Yes. तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें से, किसका? टेक्सोनोमी का तीसरा पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्या है? जब नेमिंग रख लेंगे, घबरा मत, ये लास्ट पॉइंट है। आप लोगों का शक्ल से मालूम चल रहा है कि आप लोगों का टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन, क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन। जब हम लोग उसको पहचान भी लिए, जैसे मतलब ये पहचान लिए कि ये समोसा से बिलोंग करता है, ये आलू से बिलोंग करता है, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखेंगे कि ये फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है या वेज के कैटेगरी में आता है, या ये फास्ट फूड के कैटेगरी में आता है, या ब्रेकफास्ट के कैटेगरी में आता है, या लंच के कैटेगरी में आता है। आप लोगों का शक्ल में 12 क्यों बज रहे हैं? आर्या थक गई क्या? पढ़ते हुए थक गई? नो सर। हाँ, तो क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी कि अब हमें ये रखना है कि जो सर ने क्या नाम था यार, मैं खुद भूल गया, आलू, ये किस कैटेगरी में आएगा? अगर है तो फूड, ये फूड के किस कैटेगरी में आएगा? अब ये फूड है, खिलौना है, क्या है, व्हीकल्स है, क्या है?
तो मालूम चलता है ये फूड है, तो फूड के कैटेगरी में आएंगे। तो फूड में अब ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, और अब उसमें से भी क्या होता है, फूड में फ्रूट्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो ना यार लोग, ब्रेड्स होता है, और क्या है, तो ये फास्ट फूड भी होते हैं। तो इस तरीके से हमें उसके कन्वीनियंट कैटेगरी में रखना पड़ेगा। सो क्लासिफिकेशन क्या है, अ प्रोसेस by which any organism, क्या बोला मैंने, any organism is grouped या put into a group, बात समझ में आ रही क्या, is grouped into convenient, मतलब जिसपे वो उसको रखना चाहिए, जिसपे वो बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी भी ग्रुप में रख दिए, इनटू कन्वीनियंट मतलब जो उसके मुताबिक हो, हाँ कि ना। जैसे यहाँ मैंने आलू समोसा बनाया तो इसको मैंने फूड के कैटेगरी में रखा, ऐसा नहीं कि इसको व्हीकल्स के कैटेगरी में रख दूंगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या, कन्वीनियंट कैटेगरीज on the basis of some easily observable characters, हाँ कि ना। हाँ सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो क्या आप लोगों को ये सब बात समझ में आई, इंटरनेशनल कमेटी समझ में आई, आईएनसी बात समझ में आई, पक्का। हाँ हाँ, जब हम लोग एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, ये इन सब से हट करके है, अगर आपको मिले कैरेक्टराइजेशन, तो टेक्सोनॉमी में हम लोग पहले बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ कि ना, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, हाँ कि ना, यस। फिर क्या होगा, नॉमेनक्लेचर में दो होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोब्स का अलग नॉमेनक्लेचर होता है, हाँ कि ना, एनिमल्स का अलग और प्लांट्स का अलग। तो आईसीजेडएन है प्लांट्स के लिए और आईसीबीएन है एनिमल्स के लिए, हाँ कि ना। नहीं सर, फिर क्या, आईसीबीएन प्लांट्स के लिए, आईसीजेडएन आईसीजीएन एनिमल्स के लिए, आईसीबीएन प्लांट्स के लिए। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। पक्का। हाँ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो ये आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि ये अगर ये होगा तो पहले ये आएगा, देन फिर ये आएगा, देन फिर मतलब CINC, एक्चुअली क्या है ये, CINC, बात समझ में आई, हाँ सर। ठीक है। तो आलू समोसा का भूल जाना, याद किसको रखना है, जिसे सल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम एक बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, हाँ कि ना, और एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। ये आप लोग पढ़ोगे 12th में, सब नाम आएगा, कहाँ पे नाम आएगा, 12th में सब नाम आएगा, 12th में कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बहुत मजे वाले चैप्टर से आगे पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे जीन्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो सब पढ़ेंगे, मतलब कैसे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है वो सब पढ़ेंगे, टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ये सब बताया जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।